गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स बाय मून सर में। और विद्यार्थियों, हमने कल पूर्ति की अवधारणाएं लेसन कंप्लीट किया, जो कि अपनी पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 5 था, यूनिट 3 का ही पार्ट था। वो छठा लेसन है, वो हम वर्तमान में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि छठे लेसन को जो कि उत्पादन फलन है उसको वर्तमान में कोविड के कारण अपने सिलेबस से कम किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की अवधारणा से। विद्यार्थियों, मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विद्यार्थियों, इसके अंदर सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि उत्पादन की जो अवधारणा है उसमें उत्पादन है क्या। विद्यार्थियों, उत्पादन हम उस स्थिति को कहते हैं जहां पर वस्तुओं के अंदर उपयोगिता का सृजन होता है। यदि कोई भौतिक वस्तु अपने पास उपलब्ध है, उस भौतिक वस्तु के अंदर हम मानवीय प्रयास के द्वारा यदि उपयोगिता का सृजन करने में सक्षम होते हैं तो हम कहेंगे कि वो प्रोडक्शन है। विद्यार्थियों, यहां पर भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसको अपने परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बताया है। जैसे प्रोफेसर जो मार्शल है, अल्फ्रेड मार्शल, वो कहते हैं कि उपयोगिता का सृजन उत्पादन होता है, जबकि फ्रेजर कहते हैं कि पुनः उपयोगिता का सृजन उत्पादन होता है। विद्यार्थियों, यहां पर अपने को यह समझ लेना चाहिए कि दोनों ही विद्वानों का जो मानना था वो एक ही है। क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर जरूर है, हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों एक ही हैं, किंतु हैं एक जैसे। वो कैसे हैं? ये डायरेक्ट बात करते हैं कि किसी वस्तु है, उसके अंदर हम उपयोगिता का यदि सृजन कर देते हैं तो वो उत्पादन कहलाएगा। किंतु ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी वस्तु ऐसी तो नहीं है जो अनुपयोगी होती है, जिसमें उपयोगिता होती ही नहीं। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे लकड़ी है। अब लकड़ी का टुकड़ा है तो वो क्या उपयोगी नहीं है? उसमें उपयोगिता तो उसमें भी है, क्योंकि वो जलाने के डायरेक्ट काम आ सकता है। किंतु उसी लकड़ी से हम मेज बनाते हैं तो पहले से उपयोगिता इसमें ऑलरेडी है, और उस उपयोगिता में हम क्या कर रहे हैं? पुनः उपयोगिता का सृजन कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? उत्पादन कहेंगे। तो यहाँ पे मार्शल का मानना है कि किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन होता है, जबकि फ्रेजर कहते हैं कि उपयोगिता हम या वस्तु का उत्पादन हम उस अवस्था को कहते हैं जिसके अंदर किसी पहले से मौजूद जो वस्तु है उस वस्तु के अंदर हम पुनः उपयोगिता का सृजन करते हैं। विद्यार्थियों, ये ध्यान दें कि वस्तु जो है वो हमेशा अपने को यहीं पे प्राप्त हो, ऐसा कोई आवश्यक पहलू नहीं है। हो सकता है कोई भी वस्तु है वो पहले से किसी के द्वारा उत्पादन की गई हो सकता है कोई वस्तु ऐसी हो जो प्रकृति ने अपने को उपलब्ध करवाई है और उसमें अपन ने मानव से प्रयास किया है। जिसके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कि किसी ने धागा बना के दिया तो वो धागा भी प्रोडक्शन था, क्योंकि वहां पर भी मानवीय प्रयास हुआ, वहां पर भी नव उपयोगिता का सृजन हुआ। किंतु धागे से हमने कपड़ा बनाया तो वो भी उत्पादन है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि कोई भी जो वस्तु अपने पास ऑलरेडी मौजूद है, चाहे वो भौतिक हो सकती है जो प्रकृति ने अपने को उपलब्ध करवाई है, चाहे किसी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी के द्वारा हमें उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन हमारे द्वारा मानव का जो श्रम है उसके अंदर यूज किया गया या मानवीय प्रयास उसके साथ और इंक्लूड किया गया, और उस मानवीय प्रयास के साथ हमने उसमें नई उपयोगिता का सृजन किया, और उस नई उपयोगिता के सृजन से जो वस्तु बनी उसको हम उत्पादन कहेंगे। विद्यार्थी, यहाँ पे हमने बात कर ली कि मार्शल ने कहा उनका क्या अर्थ था और फ्रेजर ने कहा उनका क्या अर्थ था। जब हम इन दोनों के विश्लेषण को मिलाएं और अपनी ओर से कोई परिभाषा निर्मित करना चाहें या सामान्य परिभाषा हम देना चाहें तो हम कहेंगे कि किसी वस्तु में
मानवीय प्रयासों द्वारा नव उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। अब विद्यार्थियों यहां पे हमने बात कर ली कि नव उपयोगिता का सृजन करना है, मानवीय प्रयास यहां पे लगाना है, तो उससे जो वस्तु बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन या उत्पादन कह देते हैं। किंतु विद्यार्थियों ये मानवीय श्रम है वो काम कैसे करेगा? क्या अकेला मानवीय श्रम कोई वस्तु बना सकता है? संभवतः जवाब होगा नहीं। इसके लिए कुछ ऐसे संसाधनों की अपने को जरूरत पड़ती है जिनके द्वारा हम वस्तु का उत्पादन करते हैं, अर्थात उनको हम कहते हैं उत्पादन के साधन। विद्यार्थियों मोटे रूप से उत्पादन के साधनों को हम 5 भागों के अंदर बांटते हैं, जिसमें पहला है भूमि, दूसरा हम साधन लेते हैं श्रम, तीसरा साधन हम लेते हैं इसमें पूंजी, चौथा साधन है प्रबंधन, पांचवा साधन है साहस। अब विद्यार्थियों यहां पे जो हमने उत्पादन की बात की वो उत्पादन अकेले मानवीय श्रम से ही नहीं होगा, उसके लिए ये सारे साधन होना आवश्यक होंगे। ये साधन जब तक नहीं होंगे तब तक किसी वस्तु में उत्पादन हो पाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं है। विद्यार्थियों यहां पे ये कोई आवश्यक नीति नहीं है कि ये समस्त साधन होना अति आवश्यक होगा, किंतु विद्यार्थियों ये साधन किसी न किसी रूप में होंगे जरूर। जैसे कोई विद्यार्थी ये कह सकता है कि सर जो प्रबंधन कर रहा है, ठीक है, वो प्रबंधन कर रहा है, वही पैसा भी खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों साधन एक हो जाएंगे, यानी एक ही वही प्रबंधन है और वही साहसी। अधिकतर हो भी सकता है निजी क्षेत्र के अंदर जितने भी व्यवसाय चलते हैं वहां पे प्रबंधन करने वाला है वही साहसी होता है या साहसी होता है वही प्रबंधक उसका होता है। तो ऐसी स्थिति ये पॉसिबल है कि हमें इनके व्यक्ति विशेष की जब काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3 4 में सिमटाते हैं, लेकिन इन कार्यों को हम इतने भागों के अंदर ही देखेंगे। अब उसमें एक जो चौथा है वो चौथा 2 काम कर रहा है, यानी कि वो प्रबंधन भी कर रहा है और साथ भी कर रहा है, इसका मतलब कार्य तो अपने को तो 2 ही लेने, साधन तो 2 ही है। अब उन दोनों साधनों का काम एक ही आदमी कर रहा है, वो कर सकता है। इसलिए विद्यार्थियों उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रूप से इन 5 साधनों की अपने को आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंदर भूमि है, श्रम है, पूंजी है, प्रबंधन है और साहस है। विद्यार्थियों यहां पर जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये कि भूमि क्या है। सभी साधनों की यदि हम विस्तार से चर्चा करें तो भूमि क्या है? भूमि प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है, अर्थात प्रकृति ने हमें भूमि उपलब्ध करवाई और उसके बदले में प्रकृति ने हमसे कुछ भी नहीं लिया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? निःशुल्क उपहार। ये निःशुल्क जो उपहार है इसकी मात्रा सीमित है, अर्थात जितने भी प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए भूमि है उसकी मात्रा हम बढ़ा नहीं सकते। जैसे पृथ्वी पे जितनी जमीन है वो जमीन उतनी ही है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते या इसको पैदा नहीं किया जा सकता, अर्थात इसकी मात्रा सीमित है, जबकि प्रकृति ने इसको हमें निःशुल्क उपहार के रूप में उपलब्ध करवाया, जिसके लिए हमसे किसी प्रकार का कोई चार्ज वसूल नहीं किया। साथ ही प्रकृति का एक गुण होता है, सॉरी भूमि का एक गुण है, वो है
कर्पणता विद्यार्थियों कंजूसी को कहते हैं, यानी कि ये अपने अंदर उन विविधताओं को समाये हुए हैं जो उत्पादन के लिए सहयोगी है, जिसको हम उर्वरा शक्ति के रूप में जानते हैं। विद्यार्थियों जो कर्पणता है, या हम ये कहें कि जितनी भूमि है उसकी कैपेसिटी भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जा सकती है। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमियां होती हैं, उन भिन्न भिन्न प्रकार की भूमियों की उत्पादन की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण साधन है भूमि उत्पादन के लिए। बगैर भूमि के कोई भी उत्पादन कर पाना अपने लिए संभव नहीं होगा, या यूं कहें कि जब तक भूमि नहीं है तब तक उत्पादन की कल्पना अनुचित होगी। किंतु अकेली भूमि भी कोई उत्पादन नहीं कर सकती। उस भूमि को यूज करने के लिए, उपयोग में लेने के लिए हमें दूसरा महत्वपूर्ण साधन चाहिए, श्रम, जो अपने शारीरिक या मानसिक श्रम को धन के बदले बेचता है। अर्थात इसको धन के रूप में खरीदा जाएगा, धन के रूप में इसको खरीद कर इस पे इस्तेमाल किया जाएगा तो प्रोडक्शन होता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण साधन है ये भी इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर अकेली भूमि भी कोई उत्पादन नहीं कर सकती। अर्थात ये दो साधन ऐसे साधन हैं जिनके अभाव में कोई भी उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि बगैर श्रमिक के प्रयास के कारण यदि कोई उत्पादन होता है तो हम उसको उत्पादन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने उत्पादन की परिभाषा में भी इस चीज को इंगित किया है कि मानवीय प्रयासों के द्वारा नव उपयोगिता का सृजन करना। तो मानवीय प्रयास है वो श्रमिकों के द्वारा यहाँ पे यूज किए गए, इनका यूज यहाँ पर किया गया और इनके द्वारा भूमि है उसको उपयोगी बनाया गया और उस पे उत्पादन है वो किया जाएगा। विद्यार्थियों तीसरा इसका पार्ट है पूंजी, क्योंकि पूंजी को हम संकुचित रूप में जब देखते हैं, संकुचित रूप में जब इसकी चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि जो नगद पैसा है, रुपया है, धन है, उसको हम क्या कह देंगे, पूंजी कहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों ये संकुचित रूप है। पूंजी का अर्थ मोटे रूप से उस स्थिति से होता है जहां हम मशीनरी का यूज करते हैं। अर्थात जो उद्योग या व्यवसाय करने के लिए हम जिन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं वो उसकी पूंजी कहलाती है। क्योंकि यहां पर यह भी ध्यान दें कि एक व्यवसायी है वो पूंजी खरीदता है तो पूंजी के अंदर वो भूमि भी इंक्लूड करता है, क्योंकि एक व्यवसायी है उसको भूमि को भी खरीदना पड़ता है। यहां पर पूंजी का सीधा सा हम अर्थ लगाएं तो कहेंगे कि हम पूंजी उस स्थिति को कहेंगे जिसमें मशीनों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम उत्पादन के लिए पूंजी कहते हैं। चौथा पार्ट है वो, इसका पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से अपन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? जैसा कि हमने कहा कि भाई बगैर भूमि और श्रम के तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। मान लिया कि ऐसा हो सकता है, या हम ये कहें कि भाई इन तीनों के अभाव में तो उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है विद्यार्थियों? ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन तीनों को चलाने के लिए या इनके प्रयोग के लिए यही निर्णय करेगा, यही ये निर्धारित करेगा कि बाजार है उसके अंदर ये चीज महंगी मिल रही है या ये चीज महंगी मिल रही है। क्योंकि बाजार के अंदर यदि श्रम ज्यादा है तो ये निर्धारित करेगा, क्योंकि श्रम ज्यादा है तो इसकी कीमतें कम है, इसका यदि यूज किया जाएगा तो लागतें कम आएंगी। यही ये निर्धारित करेगा कि भाई इसकी मात्रा कम है तो इसका मतलब ये महंगा मिलेगा, और यदि ये महंगा मिलेगा तो लागतें ज्यादा आएंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्पादन के लिए किन साधनों का किस मात्रा में प्रयोग किया जाएगा उस सब का निर्धारण है वो प्रबंधन के द्वारा, या यूं कहें कि तकनीकी के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थियों तकनीकी का अर्थ प्रबंधन से हम
जितना भी उत्पादन होता है उस उत्पादन के लिए कोई ना कोई तकनीकी हम इस्तेमाल प्रबंधन के द्वारा की जा सकती है। जैसे पूंजीगत तकनीक का प्रयोग वो ज्यादा करवाएगा, श्रमगत तकनीकी यूज ज्यादा करेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन है वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका उत्पादन के लिए रखता है। और पांचवा जो साधन है वो है साहस। अब विद्यार्थियों ये कहा जा सकता है कि साहस का अर्थ हम उस स्थिति या उद्यमशीलता भी इसको कहते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं कि साहसी बगैर उत्पादन इसके बगैर भी नहीं हो सकता। अब विद्यार्थी कहोगे कि आपके द्वारा कहा गया कि इसके बगैर भी नहीं हो सकता, 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 इसके बगैर भी नहीं हो सकता। तो विद्यार्थी निश्चित है कि इनमें से किसी भी साधन के अभाव में प्रोडक्शन है वो कर पाना संभव नहीं है। अर्थात अपने अपने स्तर पर ये समस्त साधन है वो अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साहसी है उसका काम उत्पादन के लिए साहस को व्यक्त करता है, अर्थात इसमें जो कुछ खर्च होता है, जितना कुछ खर्च होता है उस खर्च का सारा कार्य है इस साहसी के द्वारा किया जाता है। जैसे भूमि को खरीदना है, पैसा कौन खर्च करेगा? साहसी करेगा। श्रमिक को लाना है, पैसा कौन खर्च करेगा? साहसी करेगा। पूंजी को भी यूज करवाना है या खरीद के लाना है तो भी पैसा खर्च कौन करना है? साहसी को करना है। प्रबंधक जो है या तकनीकी जिसको हम कहते हैं उस पे भी जो पैसा खर्च होगा तो किसके द्वारा किया जाएगा? साहसी के द्वारा ही किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में यूं कह सकते हैं कि सबका जो लीडर है वो साहसी, क्योंकि साहसी के अभाव में इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इनको लगाया किसके द्वारा जाएगा, तो उसका कार्य है वो साहसी के रूप में किया जाता है। अर्थात साहसी हम उस स्थिति को कहते हैं जिसके अंदर एक व्यक्ति या संस्था जोखिम उठाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि आज जो खर्च किया जाएगा वो भविष्य में इसको लाभ प्रदान करेगा या फिर हानि इसको उठानी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी सिचुएशन इसके सामने आ सकती है भविष्य के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? साहसी करेंगे, क्योंकि इसने साहस किया ये सोचकर कि भविष्य में मेरे को लाभ ही होगा, हो सकता है उसको हानि भी हो जाए, लेकिन उसको उठाने की इसने कैपेसिटी को व्यक्त किया है। तो इन समस्त साधनों के ऊपर खर्च का काम जो करता है वो साहसी के द्वारा किया जाता है। अब विद्यार्थियों ये हो सकता है क्योंकि उत्पादन है वो इन पांच के अभाव में नहीं होगा। ये पांचों ही साधनों की जरूरत है किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक होगी, किंतु ये हो सकता है कि कोई दो साधन एक ही हो, जैसे ये हो सकता है क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है कि निजी क्षेत्र की यदि हम बात करें तो निजी क्षेत्र में प्रबंधक और साहस दोनों एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब व्यक्ति तो एक हो सकता है किंतु साधन दोनों अलग अलग प्रकार से यूज होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति पहले साहस करेगा तो वो पैसा खर्च करता है, जबकि प्रबंधन के रूप में वो इनकी व्यवस्था को देखता है। इसलिए साधनों की बात की जाएगी तो ये पांचों साधन ही इसके अंदर यूज किए जाएंगे। विद्यार्थियों इन चीजों को आप भली भांति जानते हैं कि उत्पादन के लिए जो साधन हम इस्तेमाल करते हैं वो साधन ही मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन है उसको संपन्न करते हैं। विद्यार्थियों उत्पादन समझने के बाद, उत्पादन की अवधारणा को देखने के बाद, उत्पादन के लिए प्रयोग में लिए गए साधनों को समझने के बाद हम बात करते हैं कि उत्पादन क्या है और उत्पादन के लिए जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। उत्पादन है वो अब इन साधनों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उत्पादन होगा वो किस अवस्था के अंदर होता है, उसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए विद्यार्थियों उत्पादन की जो अवधारणाएं हैं वो तीन प्रकार की हम इसमें यूज करते हैं। तीन अवधारणाओं का इसमें इस्तेमाल हम करेंगे। उसमें
चूंकि विद्यार्थियों उत्पादन फलन है वो इस बार अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, फिर भी मैं आगे की जो उत्पादन की अवधारणाएं हैं उनको आपको बताने से पूर्व कुछ मात्रा में या यूं कहें कि शॉर्ट में मैं आपको उत्पादन फलन भी बताना चाहूंगा, क्योंकि सारी चीजें हैं वो समझने के लिए सभी चीजों का होना भी थोड़ा बहुत आवश्यक होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं उत्पादन फलन। विद्यार्थियों उत्पादन फलन हम दो प्रकार के यूज करते हैं, एक अल्पकाल के लिए यूज करते हैं और एक दीर्घकाल के लिए यूज करते हैं। अब अल्पकाल और दीर्घकाल की परिभाषाएं अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी ली जाती हैं कि हम अल्पकाल किसको कहते हैं, दीर्घकाल किसको कहते हैं। विद्यार्थियों ये ध्यान रखें, अल्पकाल की, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्टली ही इस चीज को कंप्लीट करूंगा, अल्पकाल की समयावधि हम उस समयावधि को कहते हैं या अल्पकालीन स्थिति हम उस समयावधि को कहते हैं जिसके अंदर एक जो उत्पादक होता है, जो उत्पादन कर रहा है, जिसको हम साहसी कह रहे हैं, इसके द्वारा सभी साधनों में बदलाव करना संभव नहीं होता, क्योंकि समयावधि बहुत कम होती है और ऐसी स्थिति में वो अपने कुछ साधनों को तो परिवर्तित कर सकता है किंतु सभी साधनों को वो परिवर्तित करने में सफल नहीं होगा। और जब ऐसी स्थिति उसके सामने आती है तो उसको कहते हैं अल्पकाल की स्थिति, यानी कि कुछ साधनों को वो परिवर्तित करने के अंदर सक्षम है जबकि कुछ साधनों का वो परिवर्तन नहीं कर सकता या उनकी मात्राओं को वो नहीं बदल सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि श्रमिकों की मात्रा में वो अदला बदली कर सकता है, अल्पकाल में कम या ज्यादा कर सकता है, किंतु जैसे भूमि है उसको अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकता हो सकता है उसने जो भवन का निर्माण किया है उस भवन के निर्माण को वो अल्पकाल में चेंज नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि कुछ साधन ऐसे हैं जिनको वो अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकता, जबकि कुछ साधन ऐसे हैं जिनको अल्पकाल में वो परिवर्तित कर सकता है। तो उस स्थिति को हम अल्पकाल से लेते हैं या उस छोटी अवधि को हम अल्पकाल कहते हैं। किंतु दीर्घकाल की जब हम बात करते हैं अल्पकाल में हमने देखा कि कुछ साधन परिवर्तनशील हैं और कुछ साधन स्थिर, जबकि दीर्घकाल की समयावधि इतनी लंबी समयावधि है कि जिसके अंदर उत्पादक है वो जैसे चाहे उस तरीके से अपने साधनों को यानी कि किसी भी साधन को वो परिवर्तित करने में सक्षम होता है। तो उस अवस्था को हम दीर्घकाल कहते हैं। अर्थात हम यहां कहेंगे कि यहां सभी साधन क्या हैं, परिवर्तनशील। अब विद्यार्थी यहाँ पे जब फलन की बात करें तो फलन भी दो ही प्रकार के होते हैं, एक अल्पकालीन फलन होता है उत्पादन का, एक दीर्घकालीन फलन होता है। विद्यार्थियों अल्पकालीन उत्पादन फलन को हमें समझने के लिए क्योंकि फलन की बात है वो हमने मांग फलन में भी बात कर ली है, पूर्ति में भी बात कर ली है कि इनको प्रभावित करने वाले जो चर होते हैं उनके साथ जो संबंध दर्शाया जाता है उसी को हम फलन के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जब उत्पादन फलन की बात करें तो हम कहेंगे कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले चरों के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। अर्थात प्रभावित करने वाले चर उसी के साधन होंगे। मैं दो ही साधन यूज कर रहा हूं यहां पर, यही मान के चल रहा हूं क्यों उत्पादन है बराबर फंक्शन एल अपन लेबर ले रहे हैं या लेड ले सकते हो, क्योंकि मैं यहां पे लेबर ले रहा हूं और के स्टार ले रहा हूं। के स्टार का मतलब यहाँ पे क्यू उत्पादन हो गया, एफ फलन हो गया, एल लेबर ले रहा हूं यानी कि श्रमिक ले रहा हूं, और के स्टार मैंने इसको इसलिए लिखा
था कि इसमें वो समस्त साधन बाकी के इंक्लूड हैं जो कि उत्पादन में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब यदि अल्पकाल की हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। हम मान लें कि ये साधन है वो अल्पकाल के अंदर क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन फलन है Q बराबर F L हो जाएगा, क्योंकि के कारण तो उत्पादन में परिवर्तन आना ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। और L में परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन का प्रभाव है वो, या यूं कहें कि परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा में यदि कोई बदलाव होता है, उस मात्रा के बदलाव के कारण उत्पादन की मात्रा में कोई बदलाव होगा तो हम उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पे दूसरी बात हमने की दीर्घकाल की, तो दीर्घकाल के लिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन होगा। दीर्घकाल के अंदर कोई साधन स्थिर नहीं होता, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर इन समस्त साधन चाहे L हो चाहे K हो, इन साधन में परिवर्तन किसी भी साधन में चाहे L में हो K में हो या सभी में एक साथ हो, तो उसके कारण यदि उत्पादन पे जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को जांचने के लिए दीर्घकालीन उत्पादन फलन को व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों मैंने कोशिश की कि आपको मोटे रूप से इन समस्त एक्टिविटी को जो उत्पादन से रिलेटेड है उनको बताया जाए, और संभवतया हमने पूरा प्रयास भी किया और मैं अपेक्षा करता हूं कि आपने निश्चित रूप से इसको समझा भी होगा कि उत्पादन फलन क्या है, अल्पकाल की स्थिति में उत्पादन फलन क्या होता है, दीर्घकाल में क्या होता है, उत्पादन के साधन क्या है और उत्पादन किसे कहते हैं। इनकी चर्चाओं को हमने इस लेसन में किया। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट इसका यूज करेंगे वो है विद्यार्थियों उत्पादन की अवधारणा। विद्यार्थियों इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जाते जाते कहूंगा कि कोरोना का ध्यान रखें। आप स्वस्थ तो अपना परिवार समाज स्वस्थ रहेगा। जय हिंद।